बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और तैयारी भी चल रही है नहीं, बिकॉज एग्जामिनेशन ऑन द हेड ना। आई देख, सेमीकंडक्टर्स आज 10वां लेक्चर है। शायद आज डिवाइस कहीं हम लास्ट ना हो जाए, इसके बाद लॉजिक गेट प्रारंभ होने वाली है। लास्ट देख रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर और फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट का मतलब पुनर्भरण परिपथ। आप सही लिखेंगे कि गलत लिखेंगे पता नहीं। पुनर्भरण परिपथ। जब ऑसिलेटर में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो ये पुनर्भरण परिपथ कहलाता है। कैसे कह सकते हो कि कैसे, तो देखिए नहीं, सबसे पहले सिंपल एलसी ऑसिलेटर लेते हैं नहीं, सिंपल ऑसिलेटर नहीं, सिंपल ऑसिलेटर देखा होगा कि आपने क्या करता है ऑसिलेटर में कि एक क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक ये लगा देते हैं कैपेसिटर C और L, और इसको किसी तरह से एक बार क्या करते हैं चार्ज कर लेते हैं। तो जैसे चार्ज करते हैं तो इसमें देखा होगा कि क्या बनता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। तो ये क्या होता है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, एक बार इसको केवल चार्ज करते हैं, एक बार क्या करते हैं चार्ज करते हैं, तो यहाँ से करंट मान लिया जाए इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर ईएमएफ में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जाते जाते ये क्या कर जाता है कि ये मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक एनर्जी जो होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं, तो इसका एनर्जी क्या हो जाता है, मिनिमम लो हो जाता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है। जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो करंट की सप्लाई फिर इधर की ओर होती है, होते होते ड्यू टू ईएमएफ इसमें उत्पन्न होता है, एक एक्स्ट्रा ईएमएफ परिवर्तन के कारण, तो ये पुनः चार्ज होता है। फिर ये होते होते पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये तो सर्किट है नहीं, सर्किट है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है तो ये क्या करता है, ऑसिलेशन जो उत्पन्न करता है, ऑसिलेशन जो करता है ये, तो धीरे धीरे इसकी ऑसिलेशन की जो होती है फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड छोटे होते जा रहे हैं, ऐसे करके आता है। एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये वेरिएबल एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो इसका सही उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। यदि सिग्नल यहां से जैसे मान लिया जाए कि रेडियो स्टेशन से सिग्नल आ रही है और आते आते उसका एम्पलीट्यूड क्या होते जाए, छोटा होते जाए, तो हमारे रेडियो तक आते आते बहुत छोटा हो जाएगा। तब रेडियो का एमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर क्या करेगा, यही ट्रांजिस्टर उसको फिर क्या करेगा, साउंड में जब बदलेगा तो उसकी वॉइस बहुत कम होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, एनर्जी लॉस के कारण इसका एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। फिर बड़े बड़े महापुरुषों ने मिलकर सोचा इस एनर्जी को यदि पुनः दे दिया जाए इसे, तो शायद कांस्टेंट एनर्जी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगा और हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव सिग्नल उत्पन्न होंगे। नहीं, इसका यूज क्या करते हैं, सिग्नल उत्पन्न करने के लिए, सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्पत्ति एलसी सर्किट के द्वारा या एलसी ऑसिलेशन के द्वारा होता है। तो इसका काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करना। ये सिंपल ऑसिलेटर क्या करता है कि वेव तो उत्पन्न करता है, पर इसकी एम्पलीट्यूड जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये कम होते जा रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए लाया गया ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर।
ट्रांजिस्टर क्या करता है भैया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या सिग्नल प्रोड्यूस करना तो केवल एलसी का काम है। किसका काम है? एलसी का काम है। तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई ट्रांजिस्टर? नीचे देखिए ना, फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट ये क्या होता है? पुनर्भरण परिपथ। ये क्या होता है? इसका काम क्या है? अभी तुरंत क्या बताया कि यदि L और C, ओनली L और C हो तो इसमें क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा तो E बराबर देखे हैं h में। तो जब ये लॉस कर रहा है तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये भी लॉस कर रहा है। इसकी आवृत्ति भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, घटती जाएगी। और जैसे जैसे आवृत्ति घटती जाएगी वैसे वैसे इसका क्या घटते जाएगा, और साथ ही एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं। देखिए पहले कितना एम्पलीट्यूड था और बाद में कितना एम्पलीट्यूड बचा है। तो एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इसका वजह क्या है कि एनर्जी घट रही है। एनर्जी क्यों घट रही है? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि L से C तक करंट को आना और C से फिर पुनः L तक जाना, इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके रूप में? उष्मा के रूप में। ये कॉइल क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, या ये गर्म हो जाते हैं और यहां से एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और एक चीज पढ़ा होगा, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब कैपेसिटर में आवेश का क्या होता है? साझेदारी होता है, तो वहां पर भी एनर्जी का क्षति होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इन सब प्रोसेस में क्या हो रहा है? एनर्जी की क्या हो रही है? क्षति हो रही है। एनर्जी के क्षति होने से क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी भी घट रहा है, और फ्रीक्वेंसी घटने के साथ साथ वेव की एम्पलीट्यूड भी घटती जा रही है। इन एनर्जी, क्षति एनर्जी को पूरा करने के लिए, मतलब क्षय एनर्जी को पूरा करने के लिए हमने इसमें क्या लगाया? ट्रांजिस्टर एज अ फीडबैक सर्किट। एज अ फीडबैक सर्किट, पुनर्भरण। जो एनर्जी की लॉस हुई है, उस एनर्जी के लॉस होने से जो करंट की कमी हुई है, करंट में जो कमी हुई है, यहां देखिए ना, W बराबर वी क्यू, तो W बराबर वी आई टी। तो यहां पर एनर्जी में कमी, मतलब किस में कमी हो रही है? करंट में कमी हो रही है। तो एनर्जी में कमी होने से करंट में कमी होगी। क्या इस करंट को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए तो शायद एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, शायद फ्रीक्वेंसी भी इससे ज्यादा, यदि पूरा एनर्जी दे दिया जाए, पूरा एनर्जी दे दिया जाए, नहीं पुरकस एनर्जी दें, पुरकस करंट दें, मैक्सिमम करंट दें, तो शायद इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। मतलब उच्च फ्रीक्वेंसी वाले, उच्च विभवांतर आवृत्ति वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ गई, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ गई। तो एम्पलीफायर लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? एम्पलीफायर। बार बार क्या करता है? वो एम्पलीट्यूड को बढ़ा करके भेजता है इसको। एम्पलीट्यूड को जैसे ही इसको बढ़ा करके भेजेगा, फिर तो वही कहानी। तो शायद ये क्लियर हुए होंगे इनकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। नहीं तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर क्या कहते हैं। इसको मिटा दें, इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए, जब ये देख चुके हैं तो आगे देखते हैं। पहले फीडबैक को देख लेंगे, फिर इसको देख लेंगे। क्या कहता है कि वैसे एन ऑसिलेटर ग्रुप में ट्रांजिस्टर का परिभाषा, वैसे इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज या डिवाइस जो उच्च आवृत्ति एवं नियत आयाम वाले वेव प्रोड्यूस, आयाम का हिंदी होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होनी चाहिए? नियत। प्रोड्यूस करता है
उसे ऑसिलेटर कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म, यहां पर देखिए फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। मान लेते हैं कि यहां पर क्या करते हैं कि एक कॉइल ले लिया और यहां पर अपन क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर, ये L है और ये C है। इसको एक बार किसी तरह से चार्ज कर दिए, नहीं, इधर से क्या दे रहे हैं हम, इसको कह दीजिए ये इनपुट, इधर से इनपुट दे दिए। अब इस आउटपुट को पहले गुजारेंगे हम एक एम्पलीफायर से, एम्पलीफायर से गुजारेंगे। ये आउटपुट है, पर इस आउटपुट को अपन क्या करेंगे, पुनः इसी को दे देंगे, पुनः इसी को प्रदान कर देंगे, ये आउटपुट। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, इनपुट। इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक सर्किट। ये फीडबैक सर्किट करता क्या, सोचने वाली बात है कि एलसी ऑसिलेटर पहले वेव प्रोड्यूस किया, कुछ इनपुट दिए तो इसका कुछ क्या निकला, हमें आउटपुट निकला। यहां पर इसी आउटपुट को अपन क्या कर दिए, इसी आउटपुट को इसी आउटपुट को क्या किया कि एम्पलीफायर से गुजार दिया। ठीक, एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। एम्पलीफायर करता क्या है कि जो आपने इसको वेव दिया, सिग्नल दिया, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा करके क्या करता है, आपको दे देता है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा करके दिया, तो पहली बार इन्होंने डैम्प्ड एम्पलीट्यूड दिया था, ये प्रोड्यूस किया इन्होंने, हमने दिया कुछ, प्रोड्यूस किया ये, प्रोड्यूस किया ये। तो इसको क्या करता है ये एम्पलीफायर, इसको बढ़ा देता है, ऐसे करके बढ़ा करके। फिर इस बढ़े हुए सिग्नल को हमने इसमें क्या कर दिया, पुनः इनपुट कर दिया। तो पहले तो इसको ये इनपुट था, अब क्या हुआ कि इन्हीं के आउटपुट इनका क्या बन गए, इनपुट बन गए। अब जो ये करेगा, ये इस सिग्नल को और थोड़ा सा डैम्प करेगा ज्यादा, लेकिन इसको हम तब तक देते रहेंगे जब तक कि ये अपना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पर नहीं पहुंच जाए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ना हो जाए, तब तक इसको हम देते रहेंगे। तो इसी प्रक्रिया को अपने लोग क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसको लिखें, पहले हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म को जानते हैं, फिर उसके बाद आगे इन्हीं को लिखना। सर्किट फिर से बनाएंगे, फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे, लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं फीडबैक सर्किट क्या होता है। नहीं, वैसी सर्किट जो ऑसिलेटर में क्षय एनर्जी की भरपाई करता है, उसे फीडबैक सर्किट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, फीडबैक सर्किट। देखिए यहां से पुनः इनपुट, यहां से पुनः इनपुट दे रहे हैं, इनपुट अपन दिया, L और ये C।
इसको गुजरना पड़ रहा है एम्पलीफायर से, और यहां से जो आउटपुट हो रही है पुनः ये आउटपुट हम इसी को दे देते हैं। एक फीडबैक सर्किट लगाएंगे, फीडबैक सर्किट इसके द्वारा जो एनर्जी छाई हुई है इसी आउटपुट एनर्जी को पुनः हमने क्या कर दिया, इसको दे दिया, और तब तक दिए जब तक ये मैक्सिमम पर नहीं पहुंच गया है। इसी परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक परिपथ। आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर के रूप में। तो सबसे पहले इनकी सर्किट डायग्राम देखेंगे, फीडबैक देखें, और सिंपल ऑसिलेटर में देखा कि एनर्जी की क्या हो रही थी, क्षय हो रही थी। उसी एनर्जी क्षय को तो हम रोक नहीं सकते, क्षय जो हो रही है ऊर्जा का जो एनर्जी का जो लॉसेज हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, पर क्या कर सकते हैं, जितनी लॉस हुई है उसका पुनर्भरण कर सकते हैं, उतना उसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि उसकी एम्पलीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, एम्पलीट्यूड में घटना वृद्धि ना हो, फ्रीक्वेंसी जो घट रही है वो फ्रीक्वेंसी ना घटे, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए कि घटे नहीं। तो वो जो पुनर्भरण हो रही है, नहीं भरपाई जो होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फीडबैक। और फीडबैक के रूप में किसको लगाते हैं, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर सहित ये ट्रांजिस्टर वगैरह को फीडबैक। क्लियर? तो इनको नोट कर लें, और हम लोग लिखते हैं ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर। पहले सर्किट डायग्राम, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, इसमें क्या करते हैं कि दो क्वाइल लगाते हैं। क्या, कितने क्वाइल, दो क्वाइल, एक मेन क्वाइल, एक लिंकेज क्वाइल, मेन क्वाइल एक लिंकेज क्वाइल। और लिंकेज क्वाइल के कारण मेन क्वाइल के कारण लिंकेज क्वाइल में क्या होती है, थोड़ी बहुत परिवर्तन आती है। चलिए देखिए, यहां से यह एक क्वाइल है, इसको क्या करें कि एक बैटरी से जोड़ दीजिए। और पिछले रोज भी बताए थे बैटरी की क्यों आवश्यकता पड़ती है, और ऑसिलेटर है तो एक बार तो बैटरी की चार्ज आवश्यक है। यहां पर क्या करें, एक की लगा दें, इसको के से की कहते हैं, स्विच जिसको कहते हैं। और यहां पर क्या करें, हो जाता नहीं, यहां पर पुनः एक बैटरी लगा दें, थोड़ी बहुत इसको लंबा करें, पॉजिटिव, ओके ये तो गड़बड़ हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, इस साइड इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। इसमें एक कॉइल लगा दें, कैपेसिटर CL, और यहां पर भी एक लगाएं, इसको L1 कहें। और यहां पर करना क्या है, कॉमन बेस सर्किट को जोड़ना, कॉमन इमीटर, इसको यूं जोड़ें, ये NPN सर्किट है, E है कॉमन इमीटर, C है और ये B है।
कॉमन बेस कॉमन इमीटर, और इसको क्या कर दें यहां पर अर्थ कर देना। इसको अर्थ कर दें। यहां पर गौर करना है कि देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल से ई माने पी नेगेटिव टर्मिनल, नहीं एन नेगेटिव टर्मिनल, और ये पी बीच वाला जो बेस है ये गौर करें पॉजिटिव टर्मिनल, माने ये फॉरवर्ड बैच, ये क्या है फॉरवर्ड बैच है। और ये ट्रांजिस्टर जो है इसको हम लोग कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि बी और सी के बीच में जो कनेक्ट है वो इमीटर है, इसलिए इसको कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब इसमें परिवर्तन होता है तो यहां से एक ऐसे करके तीर लगाते हैं, और वास्तविकता इसकी बताएं कि ये जो होता है ये इसके ऊपर होता है, जस्ट ऊपर, ये इसके ऊपर होता है। यहां से करंट की सप्लाई दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और एक बार इसको तो करंट जाना ही है, यहां पर होगा ये बेस पी। तो ये हो गई इनकी सर्किट डायग्राम। इसको हम लोग कहते हैं, पहले इसको नोट कर ले फिर इसका नामकरण करते हैं, फटाक से इनको नोट करें। सर्किट डायग्राम किसके, ट्रांजिस्टर है। इसमें ट्रांजिस्टर कहां है, देखिए यही ट्रांजिस्टर है और यही फीडबैक का काम करेगा। यही किसका काम करता है, फीडबैक का काम करता है। और ये तो क्वाइल है, ये लिंक क्वाइल है, इसमें परिवर्तन होता है, और इसके बगल में म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एक क्वाइल रखी हुई है, और इनसे एक सर्किट जुड़ी हुई है जो ऑसिलेशन प्रदान करता है। अंत में ये साबित हो जाएगी कि ये क्या करता है ऑसिलेटर, कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। यहां देखिए ना, ये डीसी न है, ये क्या है, डीसी न है, अब बाद में तुम्हें क्या मिल जाएगा, एसी। तो ये ऑसिलेटर का एक काम और है कि ये डीसी करंट को किस में बदल देता है, एसी में, मतलब अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर देता है। और रेक्टिफायर में देखे थे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करवाता है। तो पहले सर्किट डायग्राम बना लिया आपने। चलिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। देखिए यहां पर सर्किट डायग्राम के बारे में कुछ लिखे हैं, एलसी, यहां पर देखिए एलसी, एलसी को क्या कहा जाता है, एलसी सर्किट इज कॉल्ड टैंक सर्किट। इसको क्या कहते हैं, टैंक सर्किट। ये मेन सर्किट तो यही है, ऑसिलेशन कराने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने वाले, यही मेन सर्किट है। L1 क्या है, इज लिंक्ड क्वाइल। L1 क्या है, लिंक्ड क्वाइल है। किन से लिंक्ड है, तो इस LC सर्किट से लिंक है भाया ट्रांजिस्टर, भाया ट्रांजिस्टर। B1 क्या है, B1 इज बैटरी फॉरवर्ड बाय द बेस इमीटर। B1 जो है एक बैटरी है जो बेस इमीटर को क्या करता है, फॉरवर्ड वाइज करता है, बेस इमीटर को फॉरवर्ड। और ये ट्रांजिस्टर कैसा है, तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है। क्या है, इसको एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। B2 क्या है, B2 इज द बैटरी रिवर्स बाय द इमीटर कलेक्टर। B2 क्या है, एक बैटरी है जो क्या करता है, ये रिवर्स इमीटर कलेक्टर, रिवर्स बाइट है। यहाँ पर एन टाइप से देखिए कौन सा जुड़ा हुआ है, एन टाइप से एन टाइप एन टाइप एन टाइप एन टाइप एन टाइप एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये रिवर्स बाइट है। इसका मतलब यहाँ पर देखा के इज द की, के क्या है, के स्विच को ऑन करना, स्विच को ऑन करना। अब जरा लिख लेते हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उनको नोट कर लें। कर लिए हैं नोट, यदि नोट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये तो सर्किट डायग्राम हुआ नहीं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, नहीं आगे क्या करता है, क्या करता है, कहता है टैंक सर्किट, टैंक सर्किट वेव प्रोड्यूस्ड करता है जिसकी
आवृत्ति न्यू 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये देखें है 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी बदलने में एनर्जी की कुछ एनर्जी लॉस, बदलने में एनर्जी लॉस होती है, जिससे प्रोड्यूस्ड वेव का एम्पलीट्यूड एवं फ्रीक्वेंसी घटता है, जिसे डैम्प स्पेल डैम्प्ड वेव कहते हैं, जिसे डैम्प्ड वेव कहते हैं। क्लियर? यहां पर देखिए डैम्प्ड वेव के लिए कहता है, डैम्प्ड वेव टेलीग्राम मैसेजेज आदि के लिए ठीक है, परंतु वीडियो म्यूजिक के लिए अनडैम्प्ड वेव की आवश्यकता होती है। किसमें चलेगा डैम्प्ड वेव? डैम्प्ड वेव टेलीग्राम मैसेजेज आदि के लिए ठीक है, परंतु वीडियो म्यूजिक के लिए अनडैम्प्ड वेव की आवश्यकता होती है। कितना नोट करें और कुछ बातें फटाक से नोट करें। तो चलिए यहां पर कुछ भाषा देखिए। टैंक सर्किट वेव प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एलसी सर्किट के द्वारा, और टैंक सर्किट क्या है? यही एलसी सर्किट। क्लियर? वेव प्रोड्यूस करता है जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। पहले भी देख चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर LC ऑसिलेशंस वगैरह में। नहीं, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी बदलने में एनर्जी लॉस होती है, जिससे प्रोड्यूस वेव का एम्पलीट्यूड एवं फ्रीक्वेंसी घटता है, जिसे डैम्प्ड वेव कहते हैं। मतलब जब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड घट जाए तो उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ऐसे चलता है, ये है ना, पहले ऐसे, तो वेव का कहते हैं डैम्पिंग हो रहा है। वेव का क्या हो रहा है? डैम्पिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए डैम्प्ड वेव टेलीग्राम मैसेजेज आदि के लिए ठीक है, टेलीग्राम के लिए, मैसेजेज के लिए, आदि के लिए ये सब क्या है? ठीक है, पर वीडियो म्यूजिक के लिए ये सब ठीक नहीं। ये सब ठीक, इसके लिए किसकी? अनडैम्प्ड वेव की आवश्यकता होती है। अनडैम्प्ड किसको कहते हैं? कि माने फ्रीक्वेंसी अधिक
मतलब उससे कम नहीं, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होनी चाहिए, तो आवश्यकता होती है। तो इसकी आपूर्ति कैसे करेंगे? तो ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, शायद इस एनर्जी को आप भरण पोषण कर दें, आपूर्ति दे दें, तो शायद अनडैम्प्ड वेव प्रोड्यूस होगी। तो देखिए इनको तो नोट कर लिए हैं, यहां पर देखते हैं, फटाक से मिटा दें इनको। चलिए यहां पर अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लगाकर पूरे ऑसिलेशंस, माने जब तक ये ऑसिलेशंस चलेगी, जब तक ये ऑसिलेशंस चलेगी, पूरी ऑसिलेशंस के दौरान एनर्जी को कांस्टेंट, एनर्जी के दौरान एलसी को प्रॉपर एनर्जी सप्लाई किया जाता है, ताकि अनडैम्प्ड वेव प्रोड्यूस्ड हो सके, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। आपसे पूछ सकता है फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, नहीं? तो क्या कहते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लगाकर पूरे ऑसिलेशंस के दौरान एलसी को प्रॉपर एनर्जी सप्लाई किया जाता है, ताकि अनडैम्प्ड माने फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाले एम्पलीट्यूड वाले वेव प्रोड्यूस हो सके, जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर? तो नोट करें इनको, और इनको इरेज करते हैं, इनके वर्किंग मैकेनिज्म को लिखते हैं। नोट करें फटाक से। चलो इनको नोट कर लिए हैं। फीडबैक मैकेनिज्म समझ गए? फीडबैक मैकेनिज्म किसको कहते हैं? आइए इनके वर्किंग मैकेनिज्म को देखते हैं। नहीं, ये काम करता कैसे है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे करता है, ये अनडैम्प्ड वेव कैसे प्रोड्यूस करता है, अनडैम्प्ड वेव वर्किंग। जब के को बंद किया जाता है तो कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रदान सप्लाई होता है, जिससे कलेक्टर करंट में कमी होती। आगे क्या कहता है? कलेक्टर करंट में क्या हुई है? कमी हुई है। कलेक्टर करंट में परिवर्तन
के कारण, परिवर्तन के कारण L1 कॉइल में L1 कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है, जिससे लिंक्ड कॉइल, माने इससे ये लिंक है और इससे ये लिंक है, लिंक्ड कॉइल L में EMF प्रोड्यूस, EMF इंड्यूस्ड होता है। बोलते हैं, उस पर भी ध्यान रखें, हो सकता है कहीं है में ये सब छूट जाता है, पर बोलते प्रॉपर है, नहीं होता है। फलस्वरूप जिससे कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज होता है। फलस्वरूप फॉरवर्ड बेस करंट IB में वृद्धि होती है, साथ ही IC में भी वृद्धि होती है। क्या दो लाइन लिखे हैं यहाँ पर? जबकि K को बंद किया जाता है, गौर करें, जबकि K को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, गौर करेगा, जब की को बंद किया जाता है तो कलेक्टर को पॉजिटिवली पोटेंशियल सप्लाई होता है। कलेक्टर को, यही कलेक्टर है, कलेक्टर को पॉजिटिवली पोटेंशियल क्या होता है, सप्लाई होता है। आइए तो फीडबैक है, इसको निगेटिवली चाहिए, क्या चाहिए इसको, निगेटिवली। तो इससे क्या होता है, कलेक्टर करंट में कमी आती है, माना अपोजिट मिल जाता है। चाहिए इसको निगेटिवली पोटेंशियल और इसको मिल जाता है पॉजिटिव पोटेंशियल। फलस्वरूप क्या हो जाता है, कलेक्टर करंट में कमी आ जाती है। कलेक्टर करंट में कमी का मतलब कलेक्टर करंट में परिवर्तन। तो कलेक्टर करंट में परिवर्तन के कारण L1 यहां पर कीजिए, L1 के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है। जैसे ही धारा परिवर्तन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंजिंग होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है जिससे लिंक्ड कॉइल L, जिससे लिंक्ड कॉइल L में EMF इंड्यूस होता है, माने EMF प्रेरित होता है। EMF प्रेरित होता है जिससे क्या होता है, जिससे EMF प्रोड्यूस होता है। अब EMF प्रोड्यूस होने से क्या होता है, EMF प्रोड्यूस होता है तथा कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे ही EMF प्रोड्यूस होगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। फलस्वरूप फॉरवर्ड बेस करंट माने IB में वृद्धि होती है। और ग्राफ में देखे होंगे ट्रांजिस्टर का कैरेक्टर है कि IB में जब वृद्धि होगी तो IC में भी वृद्धि होगी, जानते हैं, कैरेक्टर देख चुके हैं। IB में वृद्धि होती है, साथ ही IC में भी वृद्धि होती है। एक बार पुनः फिर परिवर्तन। तो इनको आप नोट करें, एक आध लाइन और लिखना, नोट करें फटाक से, थोड़ी सी सुनकर भी लिखें। वहां मैग्नेटिक फ्लक्स FLUX और साथ ही IC में भी वृद्धि होती है और तथा कैपेसिटर पॉजिटिवली, यहां से गौर करें। चलिए यहां पर देखें, और IC में, साथ ही IC में क्या होती है, यहां पर लिखे थे कि वृद्धि होती है।
और IC में तब तक वृद्धि होती है, ओहो, IC जब मैक्सिमम, IC क्या है? आउटपुट है, याद रखेंगे, कलेक्टर करंट है, आउटपुट मैक्सिमम हो जाती है तो म्यूचुअल इंडक्शन स्टॉप हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब इसको ग्राफ में देख ले, अब ये कहां पर पहुंच गया है? ये मैक्सिमम पर पहुंच गया। कहां पर? मैक्सिमम पर, मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं, स्टॉप हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन स्टॉप होने से कैपेसिटर कॉइल L को करंट सप्लाई करता है, पुनः 180 फेज एंगल, 180 फेज एंगल माने अपोजिट फेज एंगल, बोले तो अपोजिट L1 में लिंक्ड कॉइल L1 में EMF इंड्यूस्ड होता है, जो IC के मान को मिनिमम कर देता है। जिससे नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले आउटपुट प्राप्त होता है। देखिए पहले पॉजिटिव में गया और ये लाइन कहता है निगेटिव में जा रहा है, देखिए नेगेटिव में गया। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। प्रक्रिया बार बार, देखो पहले पॉजिटिव में गया, गौर करेगा, पॉजिटिव में गया और फिर ये क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन स्टॉप होने से कैपेसिटर कॉइल L को करंट सप्लाई करता है। म्यूचुअल इंडक्शन बंद हो गया तो अब कैपेसिटर क्या करेगा, इसको कॉइल L को करंट सप्लाई करेगा। करंट सप्लाई करने से क्या होता है, सप्लाई करता है, पुनः 180 डिग्री फेज एंगल माने अपोजिट डायरेक्शन में लिंक्ड कॉइल L1 में EMF इंड्यूस होता है। लिंक्ड कॉइल EMF में EMF इंड्यूस होता है जो IC के मान को मिनिमम कर देता है, माने एकदम नेगेटिव डायरेक्शन में घटा देता है, कर देता है, जिससे नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले नेगेटिव
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। हो गया, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो बार बार दोहराने से क्या होगा भैया, माने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले वेव आपको, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले वेव आपको प्राप्त, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाले वेव आपको प्राप्त होता है। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं ना? तो यहां पर देखिए आपने क्या दिया, डीसी दिया, प्राप्त क्या हो रहा है, एसी। तो इनको फटाक से नोट करें, चाहे तो ग्राफ को यहां ही बना सकते हैं या फिर यहां पर ये संपूर्ण प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती। तो पहले आपने यहां तक देखा, पहले पॉजिटिव, जब गौर करने की बात हो तो गौर करें, लिखने की बात हो तो लिख करें। पहले आपने देखा कि पॉजिटिव गया, फिर आपने देखा कि ये नेगेटिव गया, और यहां पर क्या लिखा है, यह प्रक्रिया माने नेगेटिव से पॉजिटिव गया, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, इस प्रकार अनडैम्प्ड, इस प्रकार दोहराई जाती है, दोहराई जाती है। फटाक से इनको नोट करें, एक लाइन और लिखना। जब प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो क्या हो जाता है, इस प्रकार अनडैम्प्ड वेव आउटपुट या सिग्नल्स प्राप्त होता है। यही है एलसी ऑसिलेटर के, एलसी नहीं ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर के काम। एलसी में तो देखा कि डैम्प्ड हो रहा था, वो क्या हो रहा था, घट रहा था, पर इसमें घटता नहीं है। नोट यहां पर देखिए, इन तमाम चीज से ये पता चला कि हमने तो दिया डीसी, हमने तो दिया डीसी, पर मिला क्या, एसी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑसिलेटर डीसी को एसी में बदलता है, जिसका हो गया जी, जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। खल्लास, फटाक से इनको नोट कर लें। तो चलिए, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर कैसा रहा, फीडबैक मैकेनिज्म देखे हैं, पर इस वीडियो का फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दें, थोड़ा कंजूसी करते हैं, नहीं अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे, नहीं लगे। तो अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे सेमीकंडक्टर 11 के साथ 11th लेक्चर होंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे, और ये दूसरे तरह का नंबर सिस्टम होगा। आप जो पहले नंबर सिस्टम 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th वगैरह वगैरह में पढ़ चुके हैं, तो दूसरे तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। नहीं, इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं और दाशमिक प्रणाली, नहीं डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को कैसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल सिस्टम को कैसे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ओवरऑल लॉजिक गेट की बात होगी, किसके, लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा, डे मॉर्गन्स थ्योरम, ट्रुथ टेबल। 2 नंबर तो फिक्स है अगले लेक्चर से, हो सकता है आगे 1-2 लेक्चर और हो, 11-12 तक हम लोग चले जाएं, पर आप निश्चित पूर्वक इनको देखें, नोट तैयार करें। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।